हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लूसेंट के सामान्य ज्ञान के चैप्टर 2 प्रागैतिहासिक काल को बेसिक से समझते हैं और फिर क्वेश्चन करेंगे। देखिए उस जमाने में पाषाण काल क्या हुआ करता था। तो चलिए इमेज को समझते हैं। यहाँ पे है पाषाण काल। पाषाण काल को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो मानव हुआ करते थे वो जंगली जानवरों को अपना भोजन बनाया करते थे और बड़े बड़े पत्थरों का औजार बनाया करते थे, जिसके जरिए वो जंगली जानवरों को मारते थे और उनका भोजन करते थे। और मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो उसमें छोटे छोटे पत्थरों का हथियार बनाया करते थे और उसी वक्त से पशु पालन की शुरुआत हुआ। अब नव पाषाण काल को समझते हैं। नव पाषाण काल में जो मानव थे वो काफी ज्यादा विकसित हो चुके थे। उन्होंने कृषि का विकास किया और पहिए का आविष्कार किया और अपने रहने के लिए एक घर बनाने लगे। उस वक्त मानव छोटे छोटे पत्थरों एवं बड़े बड़े जो हड्डियां हुए करते थे उसका उन्होंने औजार बनाना सीखा तथा मानव पूरा पाषाण काल में आग की खोज की। मानव बड़े बड़े गुफाओं में चित्रकारी किया करते थे। देखिए यहाँ पे इमेज में बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे जानवरों का दिख रहा है, यहाँ पे चित्र बनाया गया है। जैसे जैसे समय बीतता गया मानव उतने ही विकसित होते गए। वे पत्थर और हड्डियों के औजार को भुलाकर धातुओं को आग की मदद से औजार बनाना सीख गए। तो यही है पाषाण काल की मुख्य बिंदु। आप सब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अभी तक कही गई बातें अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इस इमेज को समझ सके। पहला प्रश्न है, इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 2, 3, 4 और 5। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें दिया गया है 3, यानी इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में घूमते रहता है। तो अगला प्रश्न है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है आदि इतिहास, इतिहास, प्रागैतिहासिक काल और पूरा पाषाण काल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें दिया गया है प्रागैतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, आदि ऐतिहासिक काल से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन दिया गया है जिसका कोई लिखित विवरण न हो, दूसरा है जिसमें लेखन कला के बाद भी लेख पढ़े ना जा सके, तीसरा है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो और चौथा दिया गया है आधुनिक काल का इतिहास। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें दिया गया है जिसमें लेखन कला के बाद भी लेख पढ़े ना जा सके। तो अगला प्रश्न है, मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है प्रागैतिहासिक काल, आदि इतिहास, इतिहास और पाषाण काल। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें दिया गया है इतिहास। ये हमारा अगला प्रश्न है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर कर याद करिएगा। प्रश्न है, मालवा संस्कृति से संबंधित बर्तनों का रंग कैसा था। ऑप्शन दिया गया है धूसर, काला तथा लाल, चमकीली धूसर और भूरा लाल। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काला तथा लाल। मालवा संस्कृति से संबंधित जो बर्तनों था उसका जो रंग है काला तथा लाल, जो यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रुजहम संस्कृति में किस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग होता था। ऑप्शन है लाल, काला, धूसर और भूरा लाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें दिया गया है धूसर। यहाँ पे दिया गया है देखिए धूसर। अगला प्रश्न है, जोखे संस्कृति के बर्तनों का रंग क्या था। ऑप्शन है लाल, धूसर, चमकीला धूसर और काला धूसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जिसमें दिया गया है लाल, यानी जोखे संस्कृति के बर्तनों का जो रंग था वो लाल था। यहाँ पे दिया गया है इमेज हम लोग दे रहे हैं आपको ताकि आपको ज़्यादातर समझ आए और याद भी हो जाए।
ये सभी प्रश्न लूसेंट के सामान्य ज्ञान चैप्टर 2 का प्रश्न है, जो आपके परीक्षा के लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। बिहार एसएससी या बिहार इंटर लेवल, एसएसजीडी और तमाम कंपटीशन परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न है, दक्षिण नवपाषाण काल के बर्तनों की विशेषता क्या थी? हमें बताना है कि दक्षिण नवपाषाण जो काल था उसके बर्तनों की जो है विशेषता क्या थी आखिर। तो ऑप्शन दिया गया है भूरा लाल, काला, चमकीला धूसर और धूसर दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें दिया गया है चमकीला धूसर। नेक्स्ट प्रश्न है संख्या 9 में, पूर्वी नवपाषाण काल में किस रंग के बर्तन पाए जाते थे? ऑप्शन दिया गया है काला तथा लाल, भूरा लाल, धूसर और केवल लाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें दिया गया है भूरा लाल। यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश धरती पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? ऑप्शन दिया गया है 10 से 20,000 वर्ष पूर्व, 50 से 60,000, 30 से 40,000 और 5 से 10,000 वर्ष पूर्व। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें दिया गया है 30 से 40,000 वर्ष पूर्व, यानी 30 से 40,000 वर्ष पूर्व होमोसेपियंस धरती पर प्रवेश हुआ। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल और इतिहास के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, जिसमें लेखन कला तो थी पर उसे पढ़ा नहीं जा सका? यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मध्यपाषाण काल, आधि ऐतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल और आधुनिक काल। इस प्रश्न के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। इस प्रश्न का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है, बहुत ही ज्ञानी मानव होमोसेपियंस के उद्भव के समय को लेकर दी गई जानकारी के अनुसार अधिकतम सीमा क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 20,000 वर्ष पूर्व, 30,000 वर्ष पूर्व, 40,000 वर्ष पूर्व और 50,000 वर्ष पूर्व। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें दिया गया है 40,000 वर्ष पूर्व। यहाँ पे अगला प्रश्न है, नीचे दी गई संस्कृतियों को उनके बर्तनों के रंग के साथ सुमेलित करें। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चमकीला धूसर बर्तन किस काल की विशेषता के रूप में इमेज में दर्शाया गया है? यहाँ पे ऑप्शन है पूर्वी नवपाषाण, मालवा, दक्षिणी नवपाषाण और जोखे। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जिसमें है दक्षिणी नवपाषाण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमारा यहाँ अगला प्रश्न है, भूरा लाल बर्तन का संबंध किस क्षेत्र के नवपाषाण संस्कृति से है? ऑप्शन है उत्तरी नवपाषाण, पूर्वी नवपाषाण, पश्चिमी नवपाषाण और यहाँ पे दक्षिणी नवपाषाण दिया गया है। इसका राइट आंसर का बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें दिया गया है पूर्वी नवपाषाण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट में आंसर दीजिए। तो हमारा प्रश्न है यहाँ पे, इतिहास को 3 भागों में बांटने का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन है राजाओं का शासन, साक्ष्य एवं लेखन, भौगोलिक सीमाएं और धार्मिक परिवर्तन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साक्ष्य एवं लेखन। इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो मुख्य आधार है वह साक्ष्य एवं लेखन ही तो है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है यहाँ, आधि ऐतिहासिक काल की सबसे प्रमुख सीमा क्या है? ऑप्शन है कोई अवशेष नहीं मिला, लिखना नहीं जानते थे, लेख पढ़े नहीं जा सके, केवल पत्थर उपयोग। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दिया गया है लेख पढ़े ना जा सके। आधि ऐतिहासिक काल की सबसे प्रमुख जो सीमा है वह यह है कि लेख पढ़े ना जा सके, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यह प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, कृपया आप लोग इसे स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तालिका के अनुसार लाल रंग के बर्तनों का संबंध किस संस्कृति से है? यहाँ पे ऑप्शन है
मालवा, जोखे, ब्रजहोम और दक्षिणी पसान। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें दिया गया है जोखे। धूसर रंग के बर्तनों की विशेषता किस प्राचीन स्थल संस्कृति में पाई गई है? ऑप्शन है जोखे, पूर्वी नौपाषाण, ब्रजहोम और मालवा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रजहोम, जो कि यहाँ इमेज में आप लोग को दिखाया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या गलती से टाइप हो गया है। हमें प्रश्न संख्या से कोई मतलब नहीं, हमें तो प्रश्नों से मतलब है। यहाँ पे प्रश्न है, भारत में पहली बार शैल चित्रों की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्कीबोल्ड कार्लाइल। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने भारत में शैल चित्रों की खोज किस वर्ष की थी? ऑप्शन है यहाँ पे 1957 से 1958, 1863, 1867 से 68 तक और 1990। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें दिया गया है 1867 से 68। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ हमारा अगला प्रश्न है, जो कि दिया गया है इसमें, भीमबेटका गुफा किस प्रकार का पुरातत्व स्थल है? इसका राइट आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है पूरा पाषाणिक आवासीय पुरातत्व स्थल, जो इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न हाँ आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न है, भीमबेटका के शैल चित्रों को किस काल का माना जाता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, केवल पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से नवपाषाण काल, तथा डी में दिया गया है केवल ऐतिहासिक काल। अगर इसका राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दिया गया है पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल। भीमबेटका के शैल चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल का माना जाता है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ये VVI प्रश्न है आप लोगों के लिए। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, विदिशा, रायसेन और इंदौर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रायसेन, यानी भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में सभी प्रश्न अत्यधिक आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी प्रश्नों को नोटबुक में नोट करके और याद करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये सभी क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, जो है भीमबेटका गुफा किस अभयारण्य के अंदर स्थित है? रातापानी वन्य जीव अभयारण्य, जो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। आप लोग प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा। ये हमारा अगला प्रश्न है भीमबेटका क्षेत्र की खोज वर्ष 1957 से 1958 में किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें दिया गया है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भीमबेटका को राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया? ऑप्शन है अगस्त 1990, जुलाई 2003, जून 1957 और जनवरी 1867। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अगस्त 1990। अगस्त 1990 में भीमबेटका को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने भीमबेटका को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? ऑप्शन है 1990, 2003, 2010 और 1985। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें दिया गया है 2003। 2003 में भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जो यूनेस्को के द्वारा किया गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन है गंगा घाटी, सिंधु घाटी, नर्मदा घाटी और बेलन घाटी।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा घाटी। भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण जो मिला था ना, वो नर्मदा घाटी से ही मिला था। आप लोगों को इमेज में दिखाया गया है। यह प्रश्न आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें दिया गया है रिजले। रिजले ने ही वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। अब इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में लूसेंट के सामान्य ज्ञान के चैप्टर 3 सिंधु सभ्यता को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।